हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको पता है कि यूपी पॉलिटेक्निक ग्रुप ई यानी डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए हम लोगों ने बायोलॉजी का 500 प्लस प्रश्नकाल सीरीज स्टार्ट किया है, जिसका कि ये 20 वीडियो है यानी 20वां वीडियो है। और आज के 20वें वीडियो में हम लोग मानव स्वास्थ्य एवं रोग का पार्ट 4 कंप्लीट करने वाले हैं। एक तरीके से बोले तो ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज कंप्लीट करने वाले हैं। ये चैप्टर आपके लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन तो जरूर आएंगे और ये वीडियो तो उससे भी ज़्यादा, क्योंकि इस वीडियो में कुछ खास करने वाले हैं। चलिए मैं बताता हूँ। इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को समराइज करेंगे। मतलब आपको एक वीडियो में कंप्लीट रिवीजन। इसका मतलब है कि ये वीडियो को उन्हीं को ज़्यादा समझ में आएगा जो पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ को देख चुके हैं। उनके लिए ये बहुत अच्छा चीज़ होगा। अगर नहीं भी देखे हैं तो पहले इसको देख लीजिए, उसके बाद आप इसके बेसिक वीडियो को भी देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कंप्लीटली स्पीड में रिवाइज करेंगे। मात्र 30 मिनट में, आधे घंटे में आपको ये कंप्लीट चैप्टर का पैकेज मिल जाएगा। और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं जो कि मैं करवाऊंगा एक्स्ट्रा, जो अभी तक नहीं करवाया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग, और आपको बता दें कि नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो नेक्स्ट चैप्टर तभी अपलोड होगा। आपका लाइक टारगेट है 80। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके लिए टेलीग्राम चैनल उदित एकेडमी के नाम से बना दिया गया है। इस टेलीग्राम पे चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स प्रोवाइड कराया जा रहा है। जो भी क्लास चलती हैं उनके नोट्स आपको दिए जाते हैं और क्लासेस के नोटिफिकेशन भी मिलते हैं। तो आपको टेलीग्राम पर जाना है, टेलीग्राम पे उदित एकेडमी सर्च कीजिए, वहाँ पे चैनल आएगा और उसको ज्वाइन कर लीजिए। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। और भी कोई आपके एग्जाम से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन होंगे वो आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड करे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले कुछ एक्स्ट्रा प्रीवियस ईयर कुछ नए क्वेश्चंस देख लेते हैं, उसके बाद कंप्लीटली हम लोग रिवाइज करेंगे। ठीक है, चलिए। ये भी क्वेश्चन आपको करवाया हुआ है, लेकिन आपको दिमाग लगाना है। क्वेश्चन है, एंटीबॉडीज जो हमारे शरीर में है वह क्या है। तो आपको मैंने बताया था कि एंटीबॉडी क्या होता है, प्रोटीन होता है। क्या होता है, प्रोटीन होता है। और एंटीबॉडी को ही हम लोग इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं। तो वही ऑप्शन है कि एंटीबॉडी जो हमारे शरीर में है वो क्या होता है। स्टेरॉइड है? नहीं जी। लिपोप्रोटीन? नहीं जी। ग्लाइकोप्रोटीन? जी हाँ। ये देखिए, प्रोटीन तो है, लेकिन प्रोटीन में भी एक प्रकार होता है, वो क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन। जो हमारे शरीर में पाया जाता है वो क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन। जो एंटीबॉडी है वो एक तरीके का क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेट्रो विषाणु निम्नांकित में से किस बीमारी का रोगजनक है। तो आप लोग कितने लोग बना पाते हैं, पहले वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए। तो चलिए हम अब बताते हैं। रेट्रो विषाणु, इसका मतलब हुआ वैसे विषाणु जिसका अनुवांशिक पदार्थ क्या हो, आरएनए हो। और आरएनए किसका ऐसा क्या कहते हैं अनुवांशिक पदार्थ है, तो मैंने बताया था एचआईवी। किसका है, एचआईवी। इसका मतलब है कि एचआईवी किस किस बीमारी का रोगजनक है। तो आपको आंसर टिक करना है एड्स। क्या आपका आंसर सही था? अगर सही था तो बहुत अच्छे है। ये थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन था, डायरेक्ट एचआईवी नहीं पूछा, ये इस तरीके से पूछा कि रेट्रो विषाणु किस बीमारी का रोगजनक है, तो एड्स है। तो ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। इस तरीके से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको अटेंटिव रहना है। ठीक है, देखिए, मनुष्य में प्लाज्मोडियम का संक्रमण अवस्था क्या होता है, ये नए क्वेश्चन है। मनुष्य में जो प्लाज्मोडियम, मैंने बताया था ना, मलेरिया बीमारी, जो मलेरिया होते हैं वो क्या होते हैं, एक बुखार टाइप का बीमारी है। और वो किसके कारण होता है, तो प्लाज्मोडियम विवेक नाम के पैरासाइट परजीवी के कारण होता है। तो वही प्लाज्मोडियम जो संक्रमण अवस्था है वो किस अवस्था में संक्रमित करता है लोगों को, तो स्पोरोजोइट अवस्था में। किस अवस्था में, स्पोरोजोइट अवस्था में। यह आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, ये अभी तक नहीं पूछा गया है आपके एग्जाम में, लेकिन आशा है कि पूछा जाएगा। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। प्लाज्मोडियम किस अवस्था में संक्रमित होता है, तो स्पोरोजोइट अवस्था में। ठीक है, तो हम लोग अब चलिए एक बगल से कंप्लीट ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज को, मानव स्वास्थ्य एवं रोग को कवर करने वाले हैं। बहुत मजा आएगा और काफ़ी अच्छे तरीके से आप देखेंगे कि मात्र आधे घंटे में आपको पूरा चैप्टर एक तरीके से रिवाइज हो जाएगा। और थोड़ा मैं फास्ट चलूँगा। ठीक है, चलिए रिविजन करते हैं, रुकिए।
तो चलिए हमारा पार्ट 1 का स्लाइड आ गया। हम लोग पार्ट 1 को बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज करेंगे। तो फटाफट चलिए, पहला ही क्वेश्चन है, क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो मैं बताया था ना, क्षय रोग का संक्रमण किसके द्वारा होता है? हवा के द्वारा। और क्षय रोगों को और क्या बोला जाता है? ट्यूबरकुलोसिस बोला जाता है। और ट्यूबरकुलोसिस बीमारी में क्या होता है, इसी से आपको पता चल जाएगा ये किस तरीके से फैलता है। जिस व्यक्ति को भी क्षय रोग होता है यानी टीबी होता है, जिसको हम लोग ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, उसके लंग्स इन्फेक्टेड होते हैं। लंग्स मतलब फेफड़ा। क्या इन्फेक्ट होता है? कौन सा अंग संक्रमित होता है? तो फेफड़ा संक्रमित होता है। और किसके कारण? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम से बैक्टीरिया है, उसके कारण ये मतलब संक्रमित होता है उसका फेफड़ा। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब कोई इंसान टीबी का बीमारी होता है, तो वो अगर जो खराशता है, गले का खराश निकलता है, तो उसके साथ साथ उसका ब्लड भी आता है। तो इस तरीके से उसके लंग्स में यदि बहुत सारा बैक्टीरिया रहेगा और वो छींकेगा, जैसे देखिए ये फिगर में आपको दिखा रहे हैं, अगर वो छींकेगा तो इस तरीके से जैसे कोरोना वायरस फैलता है, उसी तरीके से टीबी भी फैलता है। तो इसी कारण से आपको पता चल जाएगा कि हवा के द्वारा होता है। तो आपको टीबी के बारे में क्या क्या ध्यान रखना है, फटाफट रिवाइज करते हैं। देखिए, क्षय रोग किसके द्वारा फैलता है? हवा के द्वारा। क्षय रोग को और क्या कहते हैं? ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। शॉर्टकट में क्या बोलेंगे? टीबी कहेंगे। क्या कहेंगे? टीबी। और ट्यूबरकुलोसिस बीमारी में कौन सा अंग प्रभावित होता है सबसे ज़्यादा? तो हमारा फेफड़ा। और ये जो ट्यूबरकुलोसिस होता है किसके कारण होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा। ठीक है। और इसमें क्या होता है? तो कफ के थ्रू मुंह से खून आने लगता है, कफ के द्वारा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य सर्दी किससे होता है? जो आपको जुकाम हो जाता है नॉर्मली, वो किसके कारण होता है? तो भैया राइनो वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है? राइनो वायरस के कारण। देखिए आपको ऐसा नहीं कि हर वायरस बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, कुछ वायरस नॉर्मल भी होते हैं, जैसे कि राइनो वायरस। ये राइनो वायरस बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं, नॉर्मली अगर किसी को जुकाम और सर्दी होती है तो वो राइनो वायरस के कारण होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया बुखार में कपकपी उच्च ज्वार निम्नलिखित में से किस विषैले पदार्थ द्वारा होता है? देखिए मलेरिया बुखार में जो कपकपी होता है या बहुत ज़्यादा बुखार आता है, वो कौन सा ऐसा विषैला पदार्थ है जिसके कारण ऐसा होता है? तो वह हीमोजोइन नाम का विषैला पदार्थ। क्या है? हीमोजोइन। आप मेरे साथ एक बार बोलिए, हीमोजोइन नाम का एक विषैला पदार्थ है जो कि मलेरिया बुखार में बहुत ज़्यादा बुखार और कपकपी लाने का कारण होता है। और मलेरिया बुखार फैलता कैसे है? मच्छर के काटने से। और मैं आपको बता दूं फटाफट, और मैं आपको क्या बता दूं, मलेरिया बुखार जो होता है वो इसमें कौन सा है? हीमोजोइन नाम का जो है विषैला पदार्थ, उसके कारण बहुत ज़्यादा बुखार आता है। और ये जो मलेरिया बुखार होता है किसके कारण होता है? तो परजीवी के कारण होता है। कौन से परजीवी? तो प्लाज्मोडियम विवेक नाम का होता है। प्लाज्मोडियम विवेक नाम का परजीवी होता है। और वही परजीवी को क्या करता है, कोई मलेरिया का पेशेंट है, उसको उसमें प्लाज्मोडियम है और उसको कोई मच्छर काटा, तो उसका प्लाज्मोडियम मच्छर लिया, फिर दूसरे इंसान को काटेगा तो वो प्लाज्मोडियम दूसरे इंसान में चला जाएगा। इस तरीके से मच्छर उसका प्रवाहक का काम करता है। ठीक है। मच्छर काटने से फैलता है मलेरिया, लेकिन होता किसके कारण है? तो प्लाज्मोडियम विवेक नाम के परजीवी के कारण। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी एंटीबायोटिक लेने पर ठीक नहीं होता है? तो एंटीबायोटिक लेने पर कौन सी बीमारी ठीक नहीं होती है? अमीबियता नाम की बीमारी है जो कि एंटीबायोटिक लेने पर ठीक नहीं होती है। और एमीबियता को ही इंग्लिश में एमीबियसिस भी कहते हैं। और इसका एक और नाम है एमीबिक डाइसेंट्री। क्या नाम है? एमीबिक डाइसेंट्री। और ये होता किसके कारण है? तो परजीवी के कारण होता है। वो कौन सा है? एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका नाम का परजीवी है, उसी के कारण ये बीमारी होता है। और ये हमारे इंटेस्टाइन को इफेक्ट करता है, यानी हमारे आंत को, छोटी आंत बड़ी आंत को इन्फेक्ट करता है, संक्रमित करता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हेपेटाइटिस बी संक्रमण किसके द्वारा होता है? तो हेपेटाइटिस बी जो आपको होता है संक्रमण, ये हर मैक्सिमम चीज़ के द्वारा, जैसे कि सेक्स के द्वारा भी होता है, ब्लड एक दूसरे को देने के कारण, मतलब कैंची छुरी एक दूसरे का ब्लड कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, ब्लड कांटेक्ट से ही होता है। जैसे कि आपका यहाँ ऑप्शन क्या है? हेपेटाइटिस बी संक्रमण। स्नीजिंग मतलब क्या होता है? छींकने से नहीं होता है। कफिंग, कफ से भी नहीं होगा। रक्त आच्छादन, जी हाँ, रक्त आच्छादन से हेपेटाइटिस बी का संक्रमण फैलता है। ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वूपिंग कफ, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, काली खांसी। क्या कहते हैं, वूपिंग कफ किससे होता है, तो बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस से, और इसी कारण से डॉक्टर इसको पर्ट्यूसिस बीमारी डायरेक्टली बोल देते हैं। वूपिंग कफ को और क्या बोला जाता है, पर्ट्यूसिस बोला जाता है, और ये होता किसके कारण है, तो बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस के कारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग है। कुछ विषाणु जनित रोग है जो कि आपको देखना है। विषाणु जनित रोग, जी हाँ, फ्लू विषाणु जनित है। कौन से वायरस से, इन्फ्लुएंजा वायरस से। पोलियो, जी हाँ, पोलियो भी वायरल डिजीज है, विषाणु जनित रोग है, पोलियो वायरस से। एड्स भी क्या है, विषाणु जनित रोग है, और ये किससे होता है, HIV वायरस से। इस कारण से आंसर चला जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, अच्छा से रिवीजन हो रहा है, तो रिवीजन देखिए, उसी को समझ में आएगा जो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 देख चुके हैं। वहां पे हम लोग बहुत डिटेल में पढ़े हैं, बहुत धीरे धीरे। यहाँ पे मैं फास्ट रिवीजन करवा रहा हूँ। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा विषाणु जनित रोग है, क्वेश्चन सेम है, ऑप्शन चेंज है। जी हाँ, हेपेटाइटिस भी क्या होता है, विषाणु जनित रोग होता है। पोलियो भी विषाणु जनित रोग होता है। एड्स भी विषाणु जनित रोग होता है। इस तरीके से हम लोग मारेंगे आंसर सभी, ये सभी क्या हैं, विषाणु जनित रोग हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विडाल टेस्ट निम्नलिखित में से किस रोग की पहचान के लिए कराई जाती है, तो टाइफाइड के लिए। टाइफाइड के लिए किसी इंसान को यदि टाइफाइड है तो डॉक्टर कौन सा टेस्ट लिखता है, विडाल टेस्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेबीज का टीका का खोज सर्वप्रथम किसने किया था। रेबीज का टीका का खोज सर्वप्रथम लुईस पास्चर ने किया था। किसने किया था, लुईस पास्चर ने। और रेबीज होता क्या है, तो भैया रेबीज एक कुत्ता जैसे काटता है किसी इंसान को, तो रेबीज वायरस के कारण, ये रेबीज क्या है, एक वायरल डिजीज है। जैसे कि कोई कुत्ता या फिर कोई भी जीव हो जो जिसके मुंह में लार आता हो और जिसका दांत, मतलब जिसका दांत नुकीला हो, जैसे कि कुत्ता, तो कुत्ता काटता है, उसके लार में हर समय रेबीज वायरस रहता है। कौन सा वायरस, रेबीज वायरस। और रेबीज वायरस यदि आपके ब्लड में आ गया तो तुरंत तो कुछ नहीं होगा, लेकिन 8 से 10 साल के बाद आपका ब्रेन इन्फ्लामेशन हो जाएगा। ब्रेन मतलब क्या होगा, इन्फ्लामेशन मतलब आपका जो मस्तिष्क है वो धीरे धीरे डैमेज होने लगेगा, और धीरे धीरे आप दिमागी संतुलन खो दीजिएगा और पागल हो जाइएगा। इसी कारण से रेबीज का टीका जो कि कुत्ता काटता है, तो कम से कम 14 सुई जो लगते हैं वही है रेबीज का टीका, और उसका खोज किसने किया था, लुईस पास्चर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रोग के विरुद्ध प्रतिरोधकता किस कारण से होती है। तो रोग के विरुद्ध जो प्रतिरोधकता होती है वो एंटीबॉडी के कारण होता है, और एंटीबॉडी को ही हम लोग क्या कहते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं। और इम्यूनोग्लोबुलिन को शॉर्टकट में IG लिखते हैं। और इम्यूनोग्लोबुलिन बहुत सारे टाइप का होता है जो कि आपको दिख रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विषाणु संक्रमित कोशिका द्वारा कौन सा प्रोटीन स्रावित होता है। जैसे कोई क्या कहते हैं, कोशिका है, उस पर विषाणु को अटैक कर दिया है, तो वो जो कोशिका है क्या बनाता है, इंटरफेरॉन्स बनाता है। क्या बनाता है, इंटरफेरॉन्स। और इंटरफेरॉन्स 3 टाइप के होते हैं। देखिए, इंटरफेरॉन, अल्फा इंटरफेरॉन, बीटा इंटरफेरॉन एंड गामा इंटरफेरॉन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। कोई भी विषाणु संक्रमित कोशिका है वो क्या बनाएगा, इंटरफेरॉन बनाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसे सुरक्षा का प्रथम पंक्ति कहते हैं। सुरक्षा का प्रथम पंक्ति कहने का अर्थ हुआ कि सबसे पहले जो सुरक्षा आपको प्रोवाइड कराता है वो कौन कराता है, तो त्वचा एवं श्लेष्मा झिल्ली। कौन कराती हैं, त्वचा एवं श्लेष्मा झिल्ली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बी लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है। बी लिम्फोसाइट चाहे टी लिम्फोसाइट, दोनों टाइप के लिम्फोसाइट का निर्माण बोन मैरो में होता है। और बोन मैरो को हिंदी में अस्थि मज्जा कहते हैं। और बोन मैरो आपने देखा होगा, जैसे ये लंबी हड्डी होती है तो उसके बीच में जो खाली स्पेस होता है उसको हम लोग बोन मैरो कहते हैं, और वहीं पे दोनों लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पार्ट 1 तो कवर कर लिए रिवीजन के थ्रू, अब हम लोग पार्ट 2 को अच्छे तरीके से रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट है हम लोग का पार्ट 2 का स्लाइड आ गया है, तो हम लोग पार्ट 2 को बहुत बेहतर तरीके से देखते हैं। पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा एंटीबॉडी एलर्जी शुरू करता है। यानी एलर्जी जब आपको होता है तो एलर्जी के शुरुआत में आपका कौन सा एंटीबॉडी सबसे पहले बनता है, तो वो है इम्यूनोग्लोबुलिन E।
क्योंकि एंटीबॉडी को ही हम लोग क्या कहते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन, और इम्यूनोग्लोबुलिन का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, आईजी। और इम्यूनोग्लोबुलिन बहुत सारे टाइप का होता है, तो उसमें से जो ई है इम्यूनोग्लोबुलिन ई, वो आपके एलर्जी को रोकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यही मतलब स्लाइड है कि एंटीबॉडी है वो इम्यूनोग्लोबुलिन कहलाता है, और ये काफ़ी टाइप्स का होता है, इसका अलग अलग फंक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलेस्ट्रम में पाया जाने वाला एंटीबॉडी का प्रकार है। कोलेस्ट्रम का मतलब क्या होता है, कोलेस्ट्रम का मतलब होता है माँ का दूध। माँ का पहला दूध को हम लोग क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रम कहते हैं। और उसमें जो एंटीबॉडी पाया जाता है वो इम्यूनोग्लोबुलिन ए टाइप का पाया जाता है, IgA, सबसे ज़्यादा मात्रा में यही एंटीबॉडी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई एंटीबॉडी रासायनिक रूप से होता है, तो कोई भी इम्यूनोग्लोबुलिन चाहे एंटीबॉडी वो क्या होता है रासायनिक रूप से, प्रोटीन होता है। और कौन सा प्रोटीन होता है, तो ग्लाइकोप्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन होता है, ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका संवाहित रोग प्रतिरोधी किसके कारण होता है, तो वैसा रोग जो कि कोशिका के द्वारा संवाहित हो उसके लिए जो प्रतिरोधक क्षमता होती है किसके कारण उत्पन्न होती है, तो वह टी लिम्फोसाइट के कारण। किसके कारण, टी लिम्फोसाइट के कारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हे फीवर किससे होता है। जो आपको नॉर्मली हे फीवर होता है, जैसे आंखों में लालीपन, हल्का जुकाम आना और थोड़ा बहुत आपको हल्का हल्का फीवर लगना, वो किसके कारण होता है, तो वो एलर्जी के कारण होता है। किसके कारण होता है, एलर्जी के कारण होता है। ठीक है, और मास्ट कोशिका स्रावित करती है। बता दें आपको, मास्ट कोशिका पे ही तो एंटीबॉडी रहता है, और जब उसको कोई भी पैथोजेन बाहर का मिलता है तो वही मास्ट कोशिका क्या रिलीज करती है, हिस्टामिन रिलीज करती है। यहाँ 9 छूट गया है, हिस्टामिन रिलीज करती है, हिस्टामिन नाम का रसायन को स्रावित करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है, चाहे टी हो चाहे बी हो, अगर कोई बनता है तो वो कहाँ बनता है, अस्थि मज्जा में यानी बोन मैरो में। तो आपको आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा में। ठीक है, किससे, टी लिम्फोसाइट कहाँ बनता है, अस्थि मज्जा में। लेकिन हाँ, वो मैच्योर होकर कहाँ चला जाता है, थाइमस में। कहाँ चला जाता है, थाइमस में। ठीक है, इसी कारण से उसको टी लिम्फोसाइट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरक्षी किसके द्वारा बनाई जाती हैं, तो प्रतिरक्षी जो बनाई जाती हैं वो प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा ही बनाई जाती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे HIV फैक्ट्री कहा जाता है। HIV का फैक्ट्री, इसका मतलब हुआ कि मतलब जो कि HIV का एकदम खजान हो, जो कि जहाँ से HIV फैलता हो, तो वह मैक्रोफेजेज के कारण ही होता है। तो HIV फैक्ट्री किसको कहते हैं, मैक्रोफेजेज को कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक वशिका अंग है। प्राथमिक वशिका अंग आपको अस्थि मज्जा व थाइमस को कहा जाता है। किसको किसको, अस्थि मज्जा एवं थाइमस। ठीक है, ये देखिए अस्थि मज्जा जिसको बोन मैरो कहते हैं, और ये है थाइमस। ठीक है, इस दोनों को प्राथमिक वशिका अंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी एंटीबॉडी अपरा को पार कर सकता है। अपरा क्या होता है, ये जो प्लासेंटा आपको दिख रहा है इसको हम लोग प्लासेंटा कहते हैं, उसी को हिंदी में अपरा कहते हैं। तो अपरा को भी कौन सा पार कर सकता है, तो इम्यूनोग्लोबुलिन जी। इम्यूनोग्लोबुलिन जी अपरा को भी पार कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एलर्जी के विरोध में सबसे अधिक निर्मित एंटीबॉडी है। तो एलर्जी में बताया हूं मैं कि इम्यूनोग्लोबुलिन ई ही स्रावित होगा। कोई भी एलर्जी हो वहाँ पे कौन सा होगा, इम्यूनोग्लोबुलिन ई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी किससे संबंधित है। ह्यूमोरल इम्यूनिटी किससे संबंधित है, तो बी सेल से संबंधित है। ठीक है, तो हम लोग पार्ट 2 भी रिवाइज कर लिए, अब फटाफट पार्ट 3 को समराइज करते हैं। ठीक है, चलिए एक सेकेंड रुकिए, अब हमारा पार्ट 3 का भी स्लाइड रेडी है, तो हम लोग पार्ट 3 को कंप्लीट अच्छे तरीके से रिवाइज करेंगे और उसको समराइज करके मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दूंगा। ठीक है, एड्स रोग की पहचान मुख्यतः किससे किया जाता है, तो एड्स रोग का पहचान किससे किया जाता है, एलिजा टेस्ट से। किससे किया जाता है, एलिजा टेस्ट से। और एड्स जो रोग है, एड्स किसके कारण होता है, HIV वायरस के कारण। किसके कारण, HIV वायरस,
एड्स रोग जो होता है किसके कारण होता है? HIV वायरस के कारण। और एड्स रोग के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? एलिजा टेस्ट। और विडाल टेस्ट किसके लिए? टाइफाइड के लिए, ठीक है। और आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि एड्स AIDS ये भी शॉर्ट फॉर्म है, HIV ये भी शॉर्ट फॉर्म है, ELISA ये तीनों शॉर्ट फॉर्म है। तीनों का आपको फुल फॉर्म याद रखना है। वो फुल फॉर्म क्या क्या होता है? एक सेकेंड, तीनों का फुल फॉर्म आपको याद रखना है। जैसे कि एड्स का फुल फॉर्म क्या होगा, यहाँ पे स्लाइड तो नहीं है लेकिन मैं आपको बताता हूँ। एड्स का फुल फॉर्म आप लोग रिवाइज कर लीजिए। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स का क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और HIV का क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। क्या हो जाएगा? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और एलिजा टेस्ट का क्या हो जाएगा? एंजाइम लिंक्ड इनजॉर्बेंट इम्यूनोजॉर्बेंट एसे। क्या हो जाएगा? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोजॉर्बेंट एसे। यदि आप लिख के रखे होंगे तो आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा। मैं फिर से एक बार आपको इस क्वेश्चन के बारे में बता दूं, स्लाइड नहीं आ पाया है उसका तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता देता हूं, मुझे याद है। एड्स रोग की पहचान मुख्यतः किसके द्वारा होती है? एलिजा टेस्ट के द्वारा होती है। एड्स होता किसके कारण है? HIV के कारण होता है। और एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। HIV का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और फिर एलिजा का क्या होगा? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोजॉर्बेंट एसे। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्स किसके द्वारा फैलता है? ये तो आपको पता होगा, रक्त के आदान प्रदान द्वारा। जी हाँ, अपरा के आदान प्रदान, कोई भी बॉडी पार्ट के आदान प्रदान के कारण, लैंगिक संभोग के कारण भी होता है। सबसे ज़्यादा तो लैंगिक संभोग के कारण ही होता है। और लैंगिक संभोग मतलब आप समझ रहे होंगे कि सेक्स करना, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? लैंगिक संभोग कहते हैं। तो एड्स किसके द्वारा फैलता है? ये तीनों चीज़ के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी रेट्रोवायरस में आनुवांशिक पदार्थ होता है। तो कोई भी रेट्रोवायरस है यानी पश्च विषाणु है तो उसमें जो आनुवांशिक पदार्थ होगा वो क्या होगा? RNA होगा। क्या होगा? RNA होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। HIV का आनुवांशिक पदार्थ कौन सा है? HIV आपको पता है कि क्या है? एक पश्च विषाणु है यानी रेट्रोवायरस है। तो इसमें जो RNA होगा वो, इसमें जो आनुवांशिक पदार्थ होगा वो RNA होगा। और RNA दो टाइप का है, DS और SS आपके ऑप्शन में। तो आपको आंसर टिक करना है SS RNA, क्योंकि RNA सिंगल स्ट्रैंडेड RNA यानी एकल सूत्री RNA इस तरीके का होता है। ठीक है, HIV का आनुवांशिक पदार्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है HIV एक रेट्रोवायरस है जो निम्नलिखित में से किस पर प्रभाव डालता है? HIV जो रेट्रोवायरस है वो हेल्पर T कोशिका पर ही प्रभाव डालता है। किस पर प्रभाव डालता है? हेल्पर T कोशिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको देखिए समझ में आ रहा होगा, उन्हीं बच्चे को बेहतर रिजल्ट मिल रहा होगा इसका समराइजेशन का, क्योंकि जो बच्चे आप पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 को सेपरेट देखे होंगे, क्योंकि ये मैं यहाँ फास्ट करा रहा हूँ और आपको समराइज कर रहा हूँ, सब चीज़ रिवाइज करवा रहा हूँ ताकि आपका एक चैप्टर पैकेट का हो, मतलब एक कंप्लीट एक तरीके से एक ही वीडियो में आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है तो आप बेहिचक आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देख लीजिए। हम मानव स्वास्थ्य एवं रोग का आपको जरूर समझ में आएगा, ये मेरा तो गारंटी है, और क्वेश्चन भी बनेगा। ठीक है, इनमें से पश्च विषाणु कौन सा है? तो अभी मैंने बताया कि पश्च विषाणु का मतलब क्या होता है? रेट्रोवायरस होता है। और रेट्रोवायरस किसमें है? HIV में है। किसमें है? HIV में। HIV एक प्रकार का क्या है? रेट्रोवायरस है, क्योंकि इसका जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो क्या होता है? RNA होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। AZT औषधि किस इलाज में प्रयुक्त होता है? AZT को और एक नाम से जाना जाता है ज़ीडोउडिन। क्या नाम से जाना जाता है? ज़ीडोउडिन। और ज़ीडोउडिन जो टैबलेट होता है वो एड्स के पेशेंट के लिए हेल्पफुल साबित होता है। AZT किसके लिए? ज़ीडोउडिन नाम से जाना जाता है, और उसको किसके किसके लिए यूज किया जाता है? एड्स के पेशेंट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। कब? 1 दिसंबर को। और कैंसर दिवस, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को आपका कैंसर दिवस मनाया जाता है। तो आपको ये ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य में सबसे ज़्यादा होने वाला कैंसर, तो आपको कुछ कैंसर्स के एग्जाम्पल हैं यहाँ पे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा देखा गया कैंसर वो कौन से टाइप का होता है? तो कार्सिनेमा टाइप का
के कहते हैं कैंसर सबसे ज़्यादा देखा जाता है, और ये किस में देखा गया है, तो इसके और मतलब कार्सिनेमा में बॉडी का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होता है, तो स्किन। कौन सा? स्किन मतलब चमड़ी, क्या? चमड़ा आपके शरीर का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑन्कोलॉजी कैंसर के अध्ययन को कहते हैं। किसके अध्ययन को कहते हैं? ऑन्कोलॉजी कैंसर के अध्ययन को। और आपको एक ज्ञान की बात बता देता हूं कि कहीं भी ऑन्को वर्ड आ जाए, क्या ऑन्को वर्ड आ जाए, तो इसका मतलब समझ जाइए कि वो क्या है, कैंसर से रिलेटेड बातें हैं, ठीक है। ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? कैंसर का अध्ययन है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर किसके द्वारा होता है? तो ऑन्कोजीन्स के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? ऑन्कोजीन। जैसे कोई कैंसर वाली सेल है तो वहां पे ऑन्कोजीन पाया जाता है, एक जीन होता है जो ऑन्कोजीन है, जो कि कैंसर को क्या करता है, प्रमोट करता है और कैंसर को मतलब वहां पे पैदा करता है, मतलब बहुत ज्यादा कैंसर करने का कारण यही है, ऑन्कोजीन्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफीम किससे प्राप्त, और आपको एक क्वेश्चन बताने के लिए भूल गए शायद, कि ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? कैंसर। और जो कैंसर के डॉक्टर होते हैं उनको ऑन्कोलॉजिस्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऑन्कोलॉजिस्ट। तो ऑन्को वर्ड से आपको अब पता चल गया होगा कि किससे रिलेटेड टर्म है। फिर है, अफीम किससे प्राप्त किया जाता है? पेपेवर सेमनीफेरम से। किससे? पेपेवर सेमनीफेरम नाम का पौधा है जो कि अफीम उसी से प्राप्त किया जाता है। फिर एलएसडी प्राप्त करी जाती है, तो एलएसडी प्राप्त करी जाती है कवक से। किससे? कवक से। इस चैप्टर में देखिए और भी आपको दिए गए हैं कुछ जैसे हेरोइन के बारे में, कैफीन के बारे में, कुछ और भी नशीले पदार्थ के बारे में दिया गया है, लेकिन मैं नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि उतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे आप थोड़ा बहुत एनसीईआरटी इस चैप्टर का पढ़ लीजिए तो आपके लिए काफ़ी हो जाएगा, ये चैप्टर उससे बाहर फिर नहीं जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग का आज यहीं पे ख़त्म होता है क्लास, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा पूरे सीरीज में। जैसा आपका स्टार्टिंग में जोश है, अभी बस 1 महीना आप पूरा मई मेरे को दे दीजिए बायोलॉजी के लिए। मैं बायोलॉजी आपका भाई पूरा मतलब पार लगा दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। बस आप एनसीईआरटी किताब को मत छोड़िए, उसको थोड़ा थोड़ा सुपरफिशियली ऊपर ऊपर भी पढ़ते रहिए, जिससे कि क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में लड़ेंगे। और क्वेश्चन का ट्रेंड मेरे वीडियो से आपको पता चलता जाएगा कि किस हिसाब से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर लीजिए। और आपको ये सीरीज अच्छा लगा कि नहीं, कि किस तरीके से मैंने एक ही वीडियो में पूरे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज को रिवाइज करवाया बस आधे घंटे में, 25 से 26 मिनट में। तो अगर अच्छा लगा तो एक कमेंट कर दीजिए कि सर बहुत अच्छा लगा, वेरी गुड, समझ में आया तो वो भी लिखिए, और कमेंट वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, और हम लोग कंप्लीट मई तक में बायोलॉजी के कंप्लीट सिलेबस को कम से कम 2 बार रिवाइज करेंगे, और कोई ऐसा टॉपिक नहीं छूटेगा जो कि इंपॉर्टेंट हो, और कुछ अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग छोड़ देंगे क्योंकि उसका अगर वेटेज ज़्यादा खासा नहीं होगा तो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।